आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा कलेक्टर कार्यालय में हुई मंगलवार को हुई जन सुनवाई में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर 100वीं बार जन सुनवाई में पहुंचा, लेकिन जब कलेक्ट्रेट में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने सिस्टम की लापरवाही और नाकामी का केक काटकर विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस बार नवागत कलेक्टर द्वारा उसके मामले के निराकरण का आश्वासन दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में केक काटने का यह नजारा किसी जश्न का नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर एक करारा तंज है। मामला रीवा जिले की ग्राम पंचायत गाड़ा 138 का है। पीड़ित दिनेश सोनकर लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। उनका कहना है कि साल 2022 में गांव की सड़क और पुल के लिए 2,51,15,000 रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी के चलते सिर्फ 500 मीटर मिट्टी डालकर काम बंद कर दिया गया। इसे पूरा नहीं किया गया। इस शिकायत को लेकर वे 100वीं बार जन सुनवाई में पहुंचा है। उसका कहना है कि यह मेरी 100वीं फरियाद है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। बिना सूचना के मेरा घर गिरा दिया गया। बारिश में अगर सड़क नहीं बनी तो गांव के लोग और जानवर मारे जाएंगे। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती। फिर उन्होंने प्रशासन की नाकामी का केक काटा। आज ये मेरी 100वीं कलेक्टर जन सुनवाई है। आज तक निराकरण नहीं हुआ। इसलिए काटा कि मैं 2022 में 2,51,15,000 की सड़क पुल के लिए पैसा मंजूर हुआ था, लेकिन इन्होंने 500 मीटर बना के मिट्टी डाल के छोड़ दिया। मेरे गांव में पूरी सरकारी ज़मीन भी हो चुकी है और बिना सूचना के मेरा घर गिरा दिए सड़क बनवाने के नाम से। फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा टेंडर लगाया। ठेकेदार के मनमानी, एसडीओ की मनमानी की वजह से ये सब 1,20,00,000 का घोटाला हुआ है। अब रोड ये लोग नहीं बनवाने के तैयार हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, रोड नहीं बनवाएंगे। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को लेकर रीवा में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। एनएसयूआई कार्यकर्ता डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास का घेराव करने निकले, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और भीड़ को तीतर बीतर करके जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। मंगलवार को रीवा में एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता विवेकानंद पार्क में इकट्ठा हुए, जहां प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां से कार्यकर्ता डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव करने निकले। डिप्टी सीएम इस समय भोपाल में है। जैसे ही कार्यकर्ता मानस भवन के पास पहुंचे, मौजूद भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा मंत्री 10 साल में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ रटा रटाया बयान देते हैं कि आई एम सॉरी, हम दोबारा पेपर कराएंगे और कोई शुल्क नहीं लेंगे। क्या छात्रों के लिए सिर्फ शुल्क ही एक विषय है? उनकी मानसिक स्थिति का क्या? रीवा जिले से भी कई छात्र नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ के डिप्टी सीएम, 7 विधायक और सांसद इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। इसलिए आज डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया जा रहा था। पार्टी के शासनकाल में पेपर लीक की घटना एक आम विषय बन चुका है। आपने देखा किस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो बार बार 10 साल में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रटा रटाया बयान देते हैं कि आई एम सॉरी, हम पुनः पेपर कराएंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। क्या शुल्क ही एक विषय है? छात्रों की मानसिक स्थिति क्या है, इनको पता है क्या? बार बार वही पेपर कराते हो। 1 महीने का समय लेट हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो डिप्टी सीएम जी हमारे रीवा में बैठे हुए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। क्या डिप्टी सीएम जी, उन्हीं से जुड़ा ये मामला है स्वास्थ्य विभाग का, क्या एक शब्द डिप्टी सीएम जी ने बोला छात्रों के विषय में? रीवा जिले में भी छात्र हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं। 7 विधायक, एक सांसद होने के बाद भी यह स्थिति हमारे रीवा जिले की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत पुलिस के द्वारा वाटर कैनन और आंसू गैस गोलों का प्रयोग करके जो है उनको हटाया गया। गिरफ्तार भी किया गया क्या? नहीं, गिरफ्तारी किसी की भी नहीं की गई है। सिर्फ वाटर कैनन और आंसू गैस के माध्यम से उन्हें हटाया गया, वो रास्ते से हट गए।
रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का एक बार फिर सख्त अंदाज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए रीवा कलेक्टर सूर्यवंशी 42 अफसरों की टीम लेकर एक नॉन एसी बस में बैठकर गंगेव के टिकुरी गांव पहुंच गए, जहां चौपाल लगी शिकायतें आई और कलेक्टर साहब ने ऑन द स्पॉट फैसला सुनाना शुरू कर दिया। लापरवाही पर कई सुपरवाइजर सस्पेंड हुए तो कई अफसरों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। रीवा के गंगेव जनपद अंतर्गत टिकुरी गांव पहुंचे कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का साफ संदेश है कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि सरकार खुद जनता के द्वार पहुंचे। इसी कड़ी में कलेक्टर एक माह में तीसरी बार गांव के दौरे पर निकले। जन चौपाल में आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से बंद रहने की शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया, जबकि सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं राजस्व मामलों में लापरवाही और सीमांकन में देरी पर नायब तहसीलदार को भी नोटिस थमा दिया गया। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं, और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। शहडोल जिले की जयसिंह नगर तहसील अंतर्गत ग्राम टिहकी निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राहुल द्विवेदी और तथा उनके सहयोगी अतुल तिवारी के शव ग्राम जोरा के पास रीवा शहडोल मुख्य मार्ग किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होने से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र भर से राहुल द्विवेदी एवं अतुल तिवारी के शुभचिंतकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्यौहारी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फॉरेंसिक जांच दल एवं साइबर सेल की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया। जांच टीम ने घटनास्थल से मिले अवशेषों को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल भेजा, जहां डॉक्टरों के पैनल ने अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से शवों का बारीकी से परीक्षण किया। परिजन एवं शुभचिंतक प्रशासन की जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यह सड़क हादसा है या फिर हत्या का मामला है। आपको बता दें कि घटनास्थल और शवों की स्थिति को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए गए, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले जब परिजनों ने मृतकों के शरीर पर मौजूद गंभीर चोटों को देखा तो उनका संदेह और गहरा गया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने रीवा शहडोल मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। फिलहाल पूरा मामला जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर निर्भर है। परिजनों और क्षेत्रवासियों में जांच रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आगर मालवा के प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुंड बदहाली का शिकार हो गया है। कमल कुंड के नाम से पहचाने जाने वाले इस कुंड का पानी बेहद गंदा और काफी कम हो चुका है, जिसके चलते यहाँ मौजूद कछुओं और अन्य जल जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। भीषण गर्मी के बीच हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक जिम्मेदारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दरअसल बैजनाथ मंदिर परिसर में इन दिनों जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी दौरान मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन कुंड की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। कुंड में पानी की मात्रा लगातार घटती जा रही है और जो पानी बचा है वह भी गंदगी से भर चुका है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुंड में मौजूद कई कछुए गंभीर पीड़ा और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तेज गर्मी और ऑक्सीजन की कमी के कारण जल जीवों का दम घुटने लगा है। स्थानीय नागरिकों ने करीब एक सप्ताह पहले जन सुनवाई में कलेक्टर को शिकायत देकर कछुओं को मोती सागर तालाब या किसी सुरक्षित जलाशय में विस्थापित करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो कई बेजुबान जीवों की मौत हो सकती है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल मानवीय संवेदनाओं और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। इसी संबंध में मंदिर के पुजारी द्वारा भी कलेक्टर को पत्र सौंपे जाने की बात कही गई है। ये 12 मई 2026 को आदरणीय कलेक्टर मैडम को एक आवेदन मेरे द्वारा जनसुनवाई में दिया गया था मेरे मित्रों के साथ में कि बैजनाथ मंदिर में स्थित जो कमल कुंड है वो काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में है और वहाँ पर बहुत सारे कछुए भी हैं जो कि धरोहर है हमारी। तो कहीं ना कहीं उनको सर्वाइव करने में समस्या आ रही है। यहाँ पर पानी भी बहुत सूख चुका है, कुछ पानी है वो बिल्कुल हरा हो चुका है गंदगी। तो हमने मैडम से ये निवेदन किया था कि मैडम आप इनको कहीं ना कहीं बड़ा तालाब जो है आगर में बहुत बड़ा जलाशय है वहाँ पर इनको शिफ्ट करवा दीजिएगा। तो उन्होंने डीएफओ मैडम को भी मार्क किया था और उसके बाद डिप्टी साहब भी एक बार हमारे साथ देखने आए थे। तो निजी तौर पे कुछ मछुआरों को ला करके उन्होंने शिफ्ट करवाने की बात कही, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ हो नहीं पाया ग्रोथ इसमें। तो यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इनको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये सर्वाइव कर पाएँ। देखिए, यहाँ कमल कुंड एक ऐतिहासिक कुंड है और इस कमल कुंड के जो जल की व्यवस्था थी पहले के ज़माने में बहुत प्राचीन थी। यहाँ के जल से काफ़ी लोगों के बीमारियाँ दूर होती थी और लोगों में इसकी काफ़ी आस्था बनी हुई थी। लेकिन कुछ कारणवश धीरे धीरे जैसे प्रशासन का एक इसके ऊपर अनदेखी हुई और प्रशासन ने इसको अनदेखा करा तो सन 16 में इसको डैमेज जब हुआ है फर्स्ट बार, तो जब हम लोगों ने सूचना दी और भक्तों के सहयोग से इसको वापस कार्य करना प्रारंभ करा गया था, लेकिन वर्तमान में विधायक महोदय द्वारा इस कार्य को रोक दिया गया था। उसके बाद आज तक इसकी दंडनीय हालत है। हाँ, ये वाली स्थिति संज्ञान में आई थी तो फॉरेस्ट विभाग को डीएफओ को इस विषय में लिखा गया है। उन्होंने इसमें भोपाल में भी लिखा है, चूंकि इस टाइप की ट्रांसफर कोई करना पड़ता है वन्य जीव तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती। जब तक उनकी अनुमति नहीं आती जब तक वहाँ पर हम पानी बढ़वा देंगे ताकि कम से कम उनका मतलब वो मरे नहीं कछुए। बाकी इसके पहले भी कुछ कछुए थे, उसको निकाल के पास में एक बड़े वाला एक हमारे पास व्यवस्था है पानी का बड़ा टब जैसा, उसमें रखवा है कछुए। अभी सभी को सुरक्षित निकलवा के मोती सागर तालाब में छुड़वाने की व्यवस्था करवाएंगे। सर, वो कुंड भी पूरा टूट चुका है, उसका कुछ? हाँ, उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव भेजा है शासन को। जैसे ही उसका प्रस्ताव आता है वैसे उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी संवेदनशीलता से लेता है और इन बेजुबान जलजीवों को बचाने के लिए कब तक ठोस कदम उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना किया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने फूल मालाओं से जत्थे का स्वागत किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री लोधी ने दमोह रेलवे स्टेशन पर अमृतसर वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। दमाद जिले के 263 यात्री माता के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। राज्य मंत्री ने तीर्थ मंत्रियों का पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से चर्चा में राज्य मंत्री लोधी और जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज मुख्यमंत्री श्रवण कुमार बनकर प्रदेश के लोगों को तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा कराई थी, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी प्रकार से श्रवण कुमार बनकर प्रदेश के वृद्ध
माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का काम कर रहे हैं। लगातार तीर्थ दर्शन की ट्रेनें चल रही हैं। अभी तक जो पिछले वर्ष का आंकड़ा कहें तो 50,000 से ज़्यादा यात्रियों ने इस तीर्थ दर्शन यात्रा का लाभ उठाया है। और आने वाले समय में हमने अयोध्या के लिए भी 6 स्पेशल ट्रेनें अलग से चलाई हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही थी कि अयोध्या हमको जाना है। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं आपको एक वाक्य सुना रहा कि जब मैं एक बुजुर्ग से मिला तो बोले भैया हम पहली बार एसी में बैठे। वो इतना गरीब और ऐसे परिवार से था कि उसने न बोला कि भैया इसमें हमें कंबल अम्बल दिलवा देना, हमें ठंड लगेगी। तो ये सुन के और वो देख के, उनका भाव देख के ये समझ में आ रहा था कि वो बहुत प्रफुल्लित हैं। और मुख्यमंत्री जी और आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो उनकी मंशा है कि गरीब तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, वो इस योजना के माध्यम से परिलक्षित भी हो रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। खातेगांव कन्नौद वन परिक्षेत्र में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच मजदूरों के शोषण के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। ग्रामीणों और तेंदुपत्ता संग्राहकों का कहना है कि वन विभाग और समिति प्रबंधकों की मिलीभगत से फडमूशी मजदूरों से पचौतरी के नाम पर अतिरिक्त गड्डियां ले जा रही हैं। आरोप है कि संग्रहण कार्ड में केवल 100 गड्डियां दर्ज की जाती है, जबकि मजदूरों से 105 गड्डियां जमा करवाई जाती है। यानी हर 100 गड्डियों पर 5 गड्डियां बिना भुगतान के ली जा रही है। इससे मजदूरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहक रोज सुबह 4 बजे जंगलों में जाकर जोखिम भरे हालात में पत्ते तोड़ते हैं। इस दौरान जंगली जानवरों और विषैले जीवों का खतरा भी बना रहता है। दिन भर की मेहनत के बाद परिवार के साथ बैठकर 50-50 पत्तों की गड्डियां तैयार की जाती है। इतनी कठिन मेहनत के बावजूद मजदूरों से अतिरिक्त गड्डियां लेना उनके साथ अन्याय है। संग्राहकों का आरोप है कि जानकारी की कमी और अधिकारियों के डर के कारण अधिकांश मजदूर खुलकर विरोध नहीं कर पाते, जिसका फायदा फड़मुंशी और समिति प्रबंधक उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच देश की जनता से की गई विशेष अपील का व्यापक असर धरातल पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 1 वर्ष तक सोने की खरीद टालने और पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने का आग्रह करते हुए इसे आर्थिक देशभक्ति का नाम दिया है। अपने अग्रणी नेता की बात पर अमल करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज आर्थिक देशभक्ति की अनुकरणीय मिसाल पेश की है। सावित्री ठाकुर ने बीती शाम 4 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक अपने सभी सरकारी दौरे और कार्यक्रमों के लिए केवल ई-रिक्शा को ही आवागमन माध्यम बनाया। विशेष बात यह रही कि सादगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए पूर्व में ही अपने काफिले से पायलट और फॉलो गाड़ियों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। सावित्री ठाकुर ने सर्किट हाउस से सामान्य नागरिक की तरह ई रिक्शा में सवार होकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। सफर के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लिया। मंत्री ने कलेक्ट्रेट में सड़क दुर्घटनाएं रोकने और रेलवे से जुड़े विभिन्न स्थानीय एवं विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विशेष बैठक की। इसके बाद वे मेले, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। जनता व कार्यकर्ताओं से ई वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है पूरे देशवासियों से और सभी को अनुसरण करना चाहिए इसका। और इसीलिए हमने, मेरे भी 2 फॉलो थी, एक गाड़ी एक्स्ट्रा चलती है, पर चूँकि 2 गाड़ी तो है, पर मैं एक ही गाड़ी में चलती हूँ। एक गाड़ी क्योंकि रिजर्व में रखना पड़ती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस रोज़ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम आह्वान किया, उसी दिन से मैंने एक ही गाड़ी चलाने का फैसला किया है और एक ही गाड़ी चलती भी है।
हम सभी लोग एक साथ एक ही गाड़ी में। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, इस पर हम ज़्यादा चले तो हमारा पेट्रोल डीजल की बचत होगी, क्योंकि देश व्यापी अभियान चला रहे हैं और सभी को हमको योगदान देना चाहिए। न्यायालय के फैसले के बाद पहले आज मंगलवार को सुबह 6 बजे से भोजशाला के पट खुल गए। सुबह से भोजशाला में मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण के बाद विधि विधान से माता वाग्देवी की शंख की ध्वनि के साथ पूजा प्रारंभ हुई। आज भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भोजशाला पहुंचे। दर्शनार्थियों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। ज्योति मंदिर के सामने जमकर आतिशबाजी की गई। हनुमान चालीसा पाठ कर महाआरती की गई। मंगलवार के साधु संत सहित जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार मेडा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नीलेश भारती व हिंदू संगठनों के पदाधिकारी दर्शन करने पहुंचे। हम प्रति मंगलवार इस भोजशाला की मुक्ति और इसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सत्याग्रह करते आए हैं और उसी कड़ी में आज यह महासत्याग्रह है, क्योंकि अब हम बहुत करीब है हमारे सत्याग्रह को समाप्ति की ओर, क्योंकि शीघ्र ही अब बस सिर्फ माँ का इंतजार है और माँ के उस स्थान का आज आप देख रहे हैं भारी संख्या में समाजजन आकर यहाँ पूजन कर रहे हैं और शीघ्र ही माँ लंदन के उस ब्रिटिश म्यूजियम से आकर यहाँ विराजित होगी। ये जो अनुभव है, मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या किसी भी सनातनी के लिए इस अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना, शायद आज जो उनके मन में आनंद है, जो खुशी है, उसको बयां कर पाना शब्दों में मुमकिन नहीं है। और क्योंकि मैं तो एक युवा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाला भारत जो है वो हमारा है, भविष्य जो है वो युवाओं का है। तो मैं सिर्फ अपनी तौर पे नहीं बल्कि भारत के हर युवा के तौर पे जो आज यहाँ पर नहीं भी आ पाए, जैसे दूर रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं, उनसे भी जब मैं टच में रहती हूँ तो वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं उन सब के तौर पे आज इस सत्याग्रह में मौजूद हूँ और हम सभी को उस दिन का इंतज़ार है जब हमारी माँ वाग्देवी साक्षात यहाँ पर विराजमान होगी और दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने आ पाएंगे। आज मैं इंदौर से आई हूँ। आज मंगलवार की जो हनुमान चालीसा यहाँ होती है, पूजा पाठ होती है, पर अब नियमित रूप से जो रोज़ होने वाली है उसका आज माहौल आप सब देख सकते हैं और इसी खुशी को बहुत मन से लेकर मैं इंदौर से निकली थी और ये सब देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने 700 सालों का जो संघर्ष यहाँ की जनता ने किया है वो सराहनीय है। जितने दर्द, जितने जख्म इनके शरीर पर थे, आज वो उमड़ के बाहर आए हैं। राघवगढ़ का भौसाना इन दिनों धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की नगरी बना हुआ है। भौसाना के श्री हनुमान मंदिर परिसर में 151 कुंडी श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ की शुरुआत में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ की तैयारियां पिछले 8 माह से तैयारी चल रही थी। 151 वेदियों में मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां डाली गई। शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। भीषण गर्मी के बीच हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा का शुभारंभ यज्ञ स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर पार्वती नदी से हुआ। महायज्ञ में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी भौसाना पहुंचे थे। कलश यात्रा में राघवगढ़ राज परिवार के सदस्य एवं क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह शामिल हुए। अभिनेता आशुतोष राणा ने बालाजी मंदिर में आरती की। यज्ञशाला घास फूस से तैयारी की गई है। दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ड्रग्स माफिया तस्करी के पारंपरिक तरीके छोड़कर डिजिटल और डाक के जरिए मौत का सामान देश दुनिया में सप्लाई करने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब तक पहाड़ों, गाड़ियों की गुप्त कैबिन और ट्रेनों में अफीम छुपा कर ले जाने वाले तस्करों ने अब भारतीय डाक सेवा को ही अपना कुरियर पार्टनर बना लिया है। देखिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की सनसनीखेज रिपोर्ट। दिवा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने मंदसौर मुख्य पोस्ट ऑफिस में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एक ऐसे पार्सल को पकड़ा है जिसे कनाडा भेजा जा रहा था। अब जब पार्सल को खोला गया तो उसके अंदर से 2 किलो शुद्ध अफीम बरामद हुई। इस खुलासे के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सीबीएन के अधिकारी भी तस्करों के इस नए कारनामे को देखकर हैरान हैं। तस्करों को लगा कि सरकारी डाक पर कोई शक नहीं करेगा और बिना किसी चेकिंग के पार्सल फ्लाइट के जरिए सीधे कनाडा लैंड कर जाएगा। पार्सल पर भेजने वाले का पता
नीमच लिखा हुआ था। तस्कर ने खुद को आम नागरिक दिखाकर सीधे काउंटर से पार्सल बुक करा दिया था। तस्करों का यह शातिर प्लान कामयाब हो जाता अगर पोस्ट ऑफिस के सजग कर्मचारियों ने सूझबूझ न दिखाई होती। पार्सल की स्कैनिंग और वजन के दौरान स्टाफ को कुछ गड़बड़ी की बू आई। डाक विभाग ने कर्मियों ने तुरंत इसकी जानकारी सीबीएन को दी। सीबीएन की टीम ने बिना वक्त गंवाए पोस्ट ऑफिस को चारों तरफ से घेरा और पार्सल को कस्टडी में ले लिया। जब बॉक्स को खोला गया तो खाकी पैकेटों के अंदर काली अफीम देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड नीमच का रहने वाला बताया जा रहा है। पार्सल पर भेजने वाले का पता नीमच दर्ज था और इसकी डिलीवरी कनाडा होनी थी। तस्करों को लगा था कि पोस्ट ऑफिस के जरिए वो आसानी से कस्टम और सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक देंगे। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल डाक विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो गया है। क्या पहले भी की जा चुकी है खेप? आशंका जताई जा रही है कि यह पहली बार नहीं है। तस्कर पहले भी डाक के रास्ते विदेशों में माल बेच चुके होंगे। कौन है कनाडा का वो रिसीवर? इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का वो कौन सा आका है जो 7 समंदर पार बैठकर नीमच मंदसौर के तस्करों से डाक के जरिए डील कर रहा था? मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएन ने पार्सल के बुकिंग रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और नीमच के उस फर्जी या असली पते की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस डाक से ड्रग्स भेजने वाले इस रैकेट के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सर, काउंटर पर एक व्यक्ति, जनरली पार्सल बुक होती ही है, एक व्यक्ति पार्सल लेकर आया तो जो भी पार्सल लाते हैं हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या है, थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं क्योंकि पार्सल में कुछ भी हो सकता है। तो उससे थोड़ा इंक्वायरी किया, थोड़ा छानबीन किया तो वो पार्सल छोड़ के और भाग गया। तो हमको डाउट हुआ कि इसमें ज़रूर कुछ है, नहीं तो पार्सल बुक करने के बाद ही बंदा रसीद ले बिना कोई जाता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति से जब पूछताछ की तो वो पार्सल काउंटर पे छोड़ के और भाग गया। हमने फुटेज में देखा भागते हुए, तो इसलिए हमको डाउट हुआ। फिर नारकोटिक्स विभाग को हमारे पास नंबर रहते हैं सबके, सेफ्टी के लिए रखते हैं हम लोग, तो हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी तो फिर वो जांच के लिए आए। रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका में कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर शिकायतों के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू की टीम ने जावरा नगर पालिका पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीम नगर पालिका कार्यालय में विभिन्न दस्तावेजों, भुगतान फाइलों एवं विकास कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जावरा नगर पालिका में निर्माण कार्यों, खरीद प्रक्रिया एवं भुगतान संबंधी मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की है। जांच दल ने नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी लेते हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। टीम द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कर वित्तीय लेन देन की पड़ताल की जा रही है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से नगर पालिका कार्यालय में दिन भर हलचल का माहौल बना रहा। स्थानीय नागरिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक शिकायत नगर परिषद जावरा के विरुद्ध प्राप्त हुई थी। आर्थिक अपराध अभिलेख, आर्थिक अपराध हमें मुख्यालय भोपाल में जो इकाई उज्जैन को जांच के लिए प्राप्त हुई है, उस संबंध में मैं दस्तावेज प्राप्त करने यहाँ पहुँचा हूँ और सीएमओ साहब से भी मुलाकात करी। सर, किस विषय को लेकर जांच एक्चुअली अभी हमने एस्टेब्लिश हुई है और इसमें हम जांच प्रारंभ ही की है। अगर कुछ वैसा जो भ्रष्टाचार से संबंध में या अनियमितताओं से संबंध में कुछ प्राप्त होता है, इसकी जानकारी बाद में प्राप्त हो सकेगी। जांच के बाद जांच की भी शुरुआत ही हुई है। जो हमने जानकारी दस्तावेज यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, उन दस्तावेज की हम विस्तृत जांच करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।